अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑडिटरी सिस्टम में और कॉक्लियर सिस्टम की बात करेंगे। कॉक्लियर सिस्टम इज़ रिलेटेड टू योर हेयरिंग। जो वेस्टिबुलर सिस्टम है जो कि ऑडिटरी का पार्ट ही होता है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, विच इज़ रिलेटेड टू मेंटेनिंग योर बैलेंस। अब इसमें आई होप इसमें प्रायर नॉलेज क्या कहते हैं ईयर की एनाटमी की हो, एंड आई होप आप लोगों ने मेरी एक्सटर्नल मिडल और इंटरनल ईयर की एनाटमी की जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो देख लियो, क्योंकि अगर वो आप लोगों ने देख ली होगी और एक ईयर की एनाटमी का कॉन्सेप्ट होगा दैन आपको ये वीडियो होपफुली इजीली समझ में आ जानी चाहिए। तो खैर हम जाते हैं। वी नो कि आपका सब, क्योंकि हम यहाँ पे हेयरिंग की बात कर रहे हैं, जो ऑर्गन है हेयरिंग का विच इज नोन एज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी या कॉर्टाई, इट लाइज इन कॉक्लिया। एंड जब साउंड जाती है कॉक्लिया उस पर, और जो कॉक्लिया होते हैं कॉक्लिया के अंदर फ्लूइड्स होते हैं, पेरीलिम्फ एंडोलिम्फ, उसकी हम अभी आगे बात करेंगे कैसे वो क्या कहते हैं प्रोड्यूस होते हैं और किस तरह होते हैं, होता है क्या है। और हाँ, आपकी मिडल ईयर में ऑसिकुलर सिस्टम होता है, मैलियस इंकस टेपीज, 3 बोन्स होती हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है जिसपे मैलियस का हैंडल आके अटैच होता है द लेवल ऑफ अम्बा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज नोन एज योर कान का पर्दा इन लेमन्स टर्म, उर्दू टर्म। होता क्या है, जो आपकी आवाज़ आती है, जो साउंड आती है, साउंड आर बेसिकली वाइब्रेशंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, वो आके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट करती हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से वो वाइब्रेशंस जो हैं वो ऑसिकुलर सिस्टम में जाती हैं, ऑसिकुलर सिस्टम से वो वाइब्रेशंस आगे क्या कहते हैं स्टेपीज के थ्रू ओवल विंडो के अंदर जाती है, जिसकी वजह से वो आगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में जाती हैं। अब होता ये है कि एक तो मैलियस इंकस से आर्टिकुलेटेड है विद माइन्यूट लिगामेंट्स, फिर इंकस थ्रू इट्स लेंटिकुलर प्रोसेस क्या कहते हैं स्टेपीज से क्या कहते हैं आर्टिकुलेट कर रही है। होता क्या है, आपकी जो जिस फोर्स की वाइब्रेशंस आ रही हैं, जिन्होंने यहाँ पे हिट किया और फिर उन्होंने अंदर जाना हुआ, वो जो वाइब्रेशंस हैं उनको अंदर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में जाने में थोड़ा मसला होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंदर होता है आपका फ्लूइड और बाहर है आपका सारा एयर पार्टिकल्स। जो इनर्शिया होता है फ्लूइड का वो इट इज़ मोर कंपेयर टू एयर पार्टिकल्स, यानी यहाँ पे वो जो वाइब्रेशंस आई हैं उसी इंटेंसिटी की वाइब्रेशंस को अंदर तक जाने के लिए हमें ज़रा फोर्स ऑफ वाइब्रेशंस इंक्रीज करनी होगी। वो फोर्स इंक्रीज कैसे होगी? एक प्रोसेस के नाम से विच इज़ नोन एज इम्पिडेंस मैचिंग। इम्पिडेंस मैचिंग, ये जो आप नॉर्मल मेरी आवाज़ सुन भी रहे हैं और ये आपके नॉर्मली हमेशा क्या कहते हैं हमारे ऑडिटरी सिस्टम में चल रहा होता है इम्पिडेंस मैचिंग। ये होती कैसे, जिसकी वजह से आपको इसी नॉर्मल इंटेंसिटी में मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। होता क्या है कि जब भी साउंड क्या कहते हैं इम्पिडेंस मैचिंग होती कैसे, बेसिकली हमने यहाँ पे जो वाइब्रेशन है उसकी फोर्स को इंक्रीज करना है ताकि उसी तरह की वाइब्रेशन जो यहाँ पूरे सिस्टम में ट्रैवल कर रही हैं वही अंदर करें। वो करती कैसे हैं? एक तो थ्रू लेवर सिस्टम, जो मैलियस से उसको हम देख सकते हैं मैलियस का हैंडल अटैच हुआ हुआ था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, ये एक लेवर सिस्टम प्रोवाइड करता है। देख सकते हैं मैलियस का हैंडल अटैच हुआ हुआ है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, और इंकस का भी एक लॉन्ग प्रोसेस अटैच हुआ है स्टेपीज से। होता है कि ये जो मैलियस का लीवर है ये बेसिकली 1.3 टाइम्स ज़्यादा लंबा होता है कंपेयर टू इंकस का लॉन्ग प्रोसेस। तो इस 1.3 टाइम्स ज़्यादा लंबे होने की वजह से होता क्या है, जो फोर्स ऑफ वाइब्रेशन है साउंड पार्टिकल्स वो 1.3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ताकि वो 1.3 टाइम्स इंक्रीज होके जिस इंटेंसिटी से यहाँ ट्रैवल कर रही हैं उसी इंटेंसिटी से अंदर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में ट्रैवल कर सकें। एक तो थ्रू आपके कहते हैं योर लेवर सिस्टम इम्पिडेंस मैचिंग होती है। एक इम्पिडेंस मैचिंग कैसे होती है, जो आपका एरिया है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जहाँ पे साउंड पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट 55 स्क्वायर मिलीमीटर, वेर एज जो एरिया जो स्टेपीज का है जिसने ओवल विंडो के अंदर जाके फ्लूइड की मूवमेंट करानी है, दैट्स ओनली अबाउट 3 स्क्वायर्स पर मिलीमीटर। तो ये एरिया का डिफरेंस हम देख सकते हैं, अबाउट 17 फोल्ड डिफरेंस है एरिया का। तो ज़्यादा कम जगह है, यानी यहाँ पे भी ज़्यादा फोर्स ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना होगा। बेसिकली वी नो फ्रॉम आवर फिजिक्स की नॉलेज प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा, यानी यहाँ ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी ताकि वही वाली वाइब्रेशंस जो कि कहते हैं आ रही हैं जिस इंटेंसिटी से उसी इंटेंसिटी से अंदर जा सकें। तो एक तो लीवर सिस्टम 1.3 टाइम्स इंक्रीज करता है वाइब्रेशंस को, दूसरा ये जो डिफरेंट एरियाज हैं ये डिफरेंट एरिया 17 टाइम्स इंक्रीज करते हैं। तो ओवरऑल 17 टाइम्स बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, ओवरऑल 22 टाइम्स आपकी क्या कहते हैं जो फोर्स है वाइब्रेशंस की वो इंक्रीज हो जाती है। और यही इंपीडेंस मैचिंग होती है ताकि आपकी जो वाइब्रेशंस इस फ्लूइड में होंगी वो आराम से फिर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी तक पहुंच सकें और आप नॉर्मल जिस इंटेंसिटी में आवाज़ सुन रहे हैं उसी इंटेंसिटी में आप क्या कहते हैं परसीव कर सकें। दैट वॉज इम्पिडेंस मैचिंग। एंड होगा क्या, अगर खुदा ना खास्ता आप में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ऑसिकुलर सिस्टम ना हो तो नॉर्मल आवाज़ें तो आएंगी अंदर, लेकिन आवाज़ जो जाएगी अंदर क्या कहते हैं फ्लूइड में
वो बेसिकली 15 to 20 डेसिबल्स कम होगी। जो आपका हेयरिंग का यूनिट होता है, हेयरिंग की इंटेंसिटी का यूनिट, वो होता है डेसिबल्स। अगर ये सिस्टम नहीं होता, ऑसिकुलर सिस्टम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो जिस इंटेंसिटी से आवाज़ आपकी जाती वो 15 to 20 डेसिबल्स कम होती। अब ये 15 to 20 डेसिबल्स होती है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि ये बेसिकली आपके क्या कहते हैं आवाज़ ना आने के बराबर है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो फिर क्या कहते हैं इम्पीडेंस मैचिंग नहीं हो पाती, तो आप नॉर्मली आवाज़ सुन नहीं सकते। तो इस तरह आप देख सकते हैं ऑसिकुलर सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है कि इम्पीडेंस मैचिंग करा रहे हैं, कि आप उसी इंटेंसिटी से जिस वाइब्रेशन से वो साउंड पार्टिकल्स आ रहे हैं यहाँ पे, उसी के कहते हैं टाइप ऑफ वही इंटेंसिटी से ये साउंड पार्टिकल्स आगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी तक जाएं। वो जाएंगे कैसे? एक तो मेलियस का हैंडल 1.3 टाइम्स ज़्यादा फोर्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो 1.3 टाइम्स बड़ा है। दूसरा जो एरिया का डिफरेंस है वो 17 फोल्ड फर्दर के कहते हैं इंक्रीज कर देता है डिफरेंस को, जिससे 22 टाइम्स ज़्यादा आपको आवाज़ के कहते हैं अंदर वाइब्रेट करके जाती है कंपेयर टू जो यहाँ पे आती है। दैट वॉज इम्पीडेंस मैचिंग। फिर मैंने एक चीज़ बताई थी थोड़ी अपनी के कहते हैं मिडिल ईयर के एनाटॉमी के वीडियो में भी, कि अगर समझें आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत शोर हो रहा हो, या किसी ने आपके कान में जाके चीखा हो, या कोई खुदा ना वास्ता कहीं बम फटा हो, तो वो जो ज़ोर से आवाज़ आएगी, या किसी कॉन्सर्ट में हो तो ज़ोर से जो आवाज़ें आएंगी वो आपके कॉक्लिया के सिस्टम को और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, कान के पर्दे को फाड़ भी सकते हैं और उसको डैमेज भी कर सकते हैं। लेकिन ये डैमेज प्रिवेंट कैसे होता है? एक रिफ्लेक्स के थ्रू। उस रिफ्लेक्स का नाम क्या है? एटीन्यूएशन रिफ्लेक्स। एटीन्यूएशन रिफ्लेक्स बेसिकली क्या होता है? Your tensor tympani muscle, it pulls malleus inwards and your stapedius muscles pull stapes outwards. टेंसर टिम्पेनाई ने मैलियस के हैंडल को इनवर्ड मूव किया ताकि मैलियस इनवर्ड मूव होए। ये छोटे स्टेपीडियस ने स्टेपीज को आउटवर्ड मूव किया। जब ये दोनों ऑसिकल्स ऑपोजिट साइड पे मूव हुई, उससे क्या हुआ? दीज टू फोर्सेस दे अपोज ईच अदर एंड दे मेड द ऑसिकुलर सिस्टम रिजिड। इसकी रिजिड होने की वजह से देयर वर नो वाइब्रेशंस, या मैंने यहाँ नो लिखा है, बिल्कुल ही एब्सेंट नहीं होंगी, देयर वर लेस वाइब्रेशंस। इन लेस वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा? देयर विल बी डिक्रीज्ड ऑसिकुलर कंडक्शंस फॉर लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स बिलो 1000 हर्ट्ज, जिसकी वजह से साउंड इंटेंसिटी आपकी 30 to 40 डेसिबल्स तक एटेन्यूएट कर जाएगी। ये इस तरह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आपका कान का पर्दा फट जाता, आपका कॉक्लियर का सिस्टम ही डैमेज हो जाता। लेकिन क्योंकि ये एटीन्यूएशन रिफ्लेक्स हो रहा है, इस एटीन्यूएशन रिफ्लेक्स की वजह से ही हम क्या कहते हैं लाउड आवाज़ें जो हैं वो सुन सकते हैं, स्पेशली वो आवाज़ें जो 1000 फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हों। हमारी जो अपनी क्या कहते हैं ह्यूमन ईयर है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ों को परसीव कर सकता है। हर्ट्ज इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स और नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। तो मैंने कहा कि जब आप किसी ऐसी जगह पे होंगे जहाँ ज़्यादा शोर हो रहा हो, वहाँ पे एटीन्यूएशन रिफ्लेक्स होगा, या कोई आपके कान में चीख रहा हो तो वहाँ पे एटीन्यूएशन रिफ्लेक्स होगा। ये रिफ्लेक्स ये होगा कि टेंसर टिम्पेनाई पुल्स मैलियस इनवर्ड्स, stapedius pulls stapes outwards. These two forces opposed each other, which made the ossicular system rigid, which made no or less vibrations, which made the ossicular conduction decreased for low frequencies of sounds below 1000 hertz, ताकि जो साउंड इंटेंसिटी है वो अटेन्यूएट हो जाए और 30 to 40 डेसिबल्स कम तक होके अंदर जाके वाइब्रेट करे। अब मैंने मैंने कहा था कि 15 to 20 डेसिबल्स का डिफरेंस हो तो आवाज़ ना आने के बराबर होगी, वो मैंने तब कहा था अगर ये सिस्टम नहीं होता। यहाँ सिस्टम है और जब ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो यानी ज़्यादा डेसिबल्स की आ रही है, उसको हमने डिक्रीज़ करना है ताकि आपका कॉक्लिया का सिस्टम डैमेज ना हो। तो एटीन्यूएशन रिफ्लेक्स में बेसिकली यही होता है कि आपकी साउंड इंटेंसिटी इट इज़ एटीन्यूएटेड, इट इज़ मेड करेक्टेड बाय 30 to 40, डिक्रीज्ड बल्कि बाय 30 to 40 डेसिबल्स। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट प्रिवेंट्स डैमेज टू कॉक्लिया, इट मास्क्स लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स, यानी ये हम और एंड डिक्रीजेस पर्सनस हेयरिंग टू हिस और हर ओन स्पीच। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस भी की होंगी। जब आप किसी शोर वाली जगह पे होते हैं या किसी आप ऐसे कमरे में जहाँ बहुत शोर हो रहा है, अब उस कमरे में अगर घड़ी भी होगी तो आपके घड़ी के टिक टिक करने की आवाज़ नहीं आ रही होगी। क्यों? क्योंकि जो आपका अटेन्यूएशन रिफ्लेक्स होगा वो बेसिकली चाह रहा होगा कि जो मेन लाउड आवाज़ें हैं वो बेसिकली आपके कान में जाएं और सिर्फ उनको परसीव कर सकें। जो बाकी लो फ्रीक्वेंसी साउंड है वो उनको मास्क कर देगा, छुपा देगा उनको। और इट डिक्रीजेस पर्सन हेयरिंग हिज और हर ओन स्पीच। इससे ये मतलब है, अगेन ये हमने एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम किसी शोर वाली जगह में होते हैं कभी कभार हमको अपनी खुद आवाज़ नहीं आ रही होती। वो इसीलिए नहीं आ रही होती क्योंकि एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स क्या करा रहा होता है कि जो एनवायरनमेंट में जितनी भी लाउड आवाज़ें हैं विच आर क्या कहते हैं विच हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 1000 हर्ट्ज, सिर्फ वही कान में जाएँ एंड वही जाके ईजिली परसीव हों। तो ये दो क्या कहते हैं चीज़ें थी जो पता होनी चाहिए थी। अब हम मेन कॉक्लियर सिस्टम में आते हैं।
कॉक्लिया के मेन इंटरनल स्ट्रक्चर में आते हैं। कॉक्लिया के मेन इंटरनल स्ट्रक्चर में बेसिकली देयर आर 3 क्या कहते हैं कॉइल्ड ट्यूब्स, 3 कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं। ये बहुत क्या कहते हैं कॉइल्ड होता है। और उन 3 कॉइल्ड ट्यूब्स किस कौन कौन सी होती हैं? स्केला वेस्टिबुलाe, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनाe। ये यहाँ पे भी दिखाएंगे, ये स्केला वेस्टिबुलाe, स्केला टिम्पेनाe, स्केला मीडिया। होता क्या है स्केला वेस्टिबुलाe स्केला मीडिया से थ्रू रेसनस मेम्ब्रेन क्या कहते हैं वो हुई हुई है, बॉर्डर जो इन दोनों के दरमियान है वो रेसनस मेम्ब्रेन करा रहा है। और स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी के दरमियान क्या बॉर्डर है? बेसिलर मेम्ब्रेन है। बेसिलर मेम्ब्रेन में मेन आपका क्या लाइक कर रहा है? योर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी विच इज योर हेयरिंग ऑर्गन, जो आपकी हेयरिंग को परसीव कराता है। और उसी के ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी होता है। इसमें सही नजर नहीं आ रहा होगा, इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी की भी मैं आगे इंपॉर्टेंस बताता हूँ। ये इन्होंने आगे ज्यादा वो इन लार्ज व्यू दिखाया हुआ है। होता क्या है बेसिकली ऑर्गन ऑफ कॉर्टी क्या कहते हैं, एक तो पहले मैं फ्लूइड्स की बात कर लेता हूँ। स्केला वेस्टिबुलाe एंड स्केला टिम्पेनाe, इन दोनों जगहों पे फ्लूइड्स जो होंगे वो होगा पेरीलिम्फ। और जो पेरीलिम्फ होता है बेसिकली इट इज, क्योंकि इन दोनों की जो कम्युनिकेशन है वो सब एरेक्नोइड स्पेस से होती है, स्केला वेस्टिबुलाe स्केला टिम्पेनाe की। तो जो पेरीलिम्फ होता है वो बेसिकली आपका ईसीएफ ही होता है, या कह सकते हैं सीएसएफ होता है, जो इन दोनों के अंदर फ्लूइड होता है। और जो एंडोलिम्फ होता है स्केला मीडिया में स्ट्राया वेस्कुलरिस एक सेल्स होते हैं जो एंडोलिम्फ प्रोड्यूस कराते हैं। एंडोलिम्फ होता क्या है? इट इज हैज बेसिकली सेम कॉन्स्टिट्यूएंट एज आईसीएफ। और आईसीएफ में कौन सा कैटाइन ज्यादा इंक्रीज होता है? आईसीएफ में पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं, यानी स्केला मीडिया में पोटेशियम आयन ज्यादा होंगे। इसकी अभी इंपॉर्टेंस बाद में बताऊंगा, क्योंकि आगे वही फिर डीपोलराइज करेंगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को और हेयर सेल्स को, ताकि और उसी से आप फिर हेयरिंग को रिसीव कर पाते हैं। अब हम जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है उसको इन लास्ट व्यू में देखते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में हम देख सकते हैं देयर आर 3 एक्सटर्नल हेयर सेल्स एंड 1 इनर हेयर सेल या इंटरनल हेयर सेल्स। जो 3 एक्सटर्नल हेयर सेल्स हैं उनमें से हेयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हेयर सेल्स हैं, हेयर सेल्स के ऊपर से अपाइकल पार्ट से हेयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ भी दिखाए हुए हेयर सेल्स हैं, ये हेयर्स निकल रहे हैं। दीज हेयर्स आर नोन एज स्टेरियोसिलिया एंड दीज स्टेरियोसिलिया आर बेसिकली bathed यानी BATHED, दे आर bathed बाय एंडोलिम्फ इन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, या टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहाँ होती है? स्केला मीडिया में होती है। ये इस चीज को लास्ट करके दिखाया हुआ है। एक इनर हेयर सेल होगा, एक आउटर हेयर सेल होगा। जब भी क्या कहते हैं साउंड आपकी आती है, साउंड वेव्स दे ट्रेवल फ्रॉम मिडल ईयर, दे पास टू इनर ईयर थ्रू ओवल विंडो। ओवल विंडो हमने देख ली थी, ओवल विंडो यहाँ पे भी दिखाई गई है। थ्रू ओवल विंडो बाय इन एंड आउट मोशन ऑफ स्टेपीस, इन एंड आउट मोशन होगी स्टेपीस की, जिससे ये कहते हैं साउंड वेव्स ट्रेवल करेंगी मिडल इन एंड आउट मोशन ऑफ स्टेपीस। उससे क्या होगा? साउंड वेव्स विल स्प्रेड अलोंग स्केला वेस्टिबुलाe। साउंड वेव्स हमेशा स्केला वेस्टिबुलाe में जाके स्प्रेड करेंगी। स्केला वेस्टिबुलाe से स्केला टिम्पेनी में जाएंगी। बेसिकली जो आपका कॉक्लिया होता है उसकी एपाइसिस पे स्केला वेस्टिबुलाe और स्केला टिम्पेनी आपस में क्या कहते हैं कम्युनिकेट कर रहे होते हैं थ्रू हेलिकोट्रीमा। ये यहाँ पे दिखाया हुआ भी है, स्केला वेस्टिबुलर और स्केला टिम्पेनी आपस में एपाइकल सरफेस ऑफ कॉक्लिया में ये कहते हैं कम्युनिकेट कर रहे होते हैं थ्रू हेलिकोट्रीमा। और बीच में स्केला मीडिया जिससे डिफरेंशिएटेड था स्केला टिम्पेनी से, बीच में बेसिलर मेम्ब्रेन होती है। बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर बेसिलर फाइबर्स होती हैं कुछ, ठीक है। होता क्या है, साउंड वेव्स आएंगे स्प्रेड वेस्टिबुलर स्केला, ठीक है। इसकी वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन हुई। जब बेसिलर मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन हुई तो बेसिलर मेम्ब्रेन में बेसिलर फाइबर्स हैं वो भी वाइब्रेट करेंगी। और हम देख सकते हैं यहाँ पे आपके आउटर हेयर सेल्स हैं, इनर हेयर सेल्स हैं, पूरा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है। इससे क्या होगा? अब हेयर सेल्स स्टिमुलेट होंगे, स्टेरियोसिलिया स्टिमुलेट होंगे। वो कैसे होंगे? स्टिमुलेशन ऑफ हेयर सेल्स, अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन। जो साउंड अप आ गई थ्रू इम्पिडेंस मैचिंग, जिस इंटेंसिटी की साउंड अप आ गई वो अंदर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को, उसके अंदर बेसिकली बेसिलर मेम्ब्रेन को जो नीचे है उसकी वाइब्रेशन करा रही है। उसकी वाइब्रेशन से क्या हो रहा है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी की वाइब्रेशन हो रही है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी की वाइब्रेशन से क्या हो रहा है? बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ स्टेरियोसिलिया। इन स्टेरियोसिलिया की बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रही है, जिससे क्या हो रहा है? जिससे आपके हेयर सेल्स एक्साइट कर रहे हैं और मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज करती है। बिफोर वी गो टू मेम्ब्रेन पोटेंशियल वी शुड नो देयर इज अनदर पोटेंशियल नोन एज एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल विच इज योर रेस्टिंग पोटेंशियल। एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल क्या होता है कि मैंने बताया स्केला वेस्टिबुलाe और टिम्पेनी में ईसीएफ होगा पेरीलिम्फ, स्केला मीडिया में आईसीएफ होगा विच इज एंडोलिम्फ, जिसमें पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं। यहाँ पे पोटेशियम आयन ज्यादा हैं, इसकी वजह से यहाँ ज्यादा पॉजिटिविटी है।
स्केला मीडिया का, स्केला वेस्टिबुलर, स्केला टिम्पेनी से एक 80 मिली वॉल्ट्स का डिफरेंस होता है उसकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, एंड दैट इज योर एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल। एंड जो आपके हेयर सेल्स होते हैं, ये बड़ा सा हेयर सेल्स है, क्या कहते हैं, ये हेयर सेल सॉरी बड़ा सा, ये स्टेरियोसिलिया लाई कर रहे हैं। स्टेरियोसिलिया क्या करते हैं, ये हेयर सेल्स इंट्रासेलुलरली नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। और हेयर सेल्स की खास बात क्या है कि वो जिधर पेरीलिम्फ वाले लेवल पे होंगे, यानी स्केला टिम्पेनी वाली लेवल पे, बेसिलर मेम्ब्रेन वाली लेवल पे उनकी बेसिस होती हैं, ये हम देख भी सकते हैं। वहाँ पे जो उनका पोटेंशियल होगा वो -70 मिली वोल्ट के डिफरेंस पे होगा, वेरियस जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे डिफरेंस होगा स्टेरियोसिलिया का विद आउटर एनवायरनमेंट, वो डिफरेंस होगा -150 मिली वोल्ट का। ये मैंने +80 ऐड करके -150 क्यों बोला, यूं बोला क्योंकि मैंने अभी बताया स्केला मीडिया, एंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ के दरमियान +80 मिली वोल्ट का डिफरेंस होता है। वो क्यों होता है, पोटेशियम आयंस की वजह से। पोटेशियम आयंस कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्ट्राया वेस्कुलरिस से, जो स्केला मीडिया में पोटेशियम आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम बात करेंगे ट्रांसडक्शन की। वाइब्रेशन आ गई साउंड्स की, अब वो ट्रांसडक्शन कैसे हो रही है, फिर हम बात करते हैं ऑडिटरी पाथवे की। हमने कहा एक्सटर्नल हेयर सेल्स हैं, इनर हेयर सेल्स हैं। जो स्टेरियोसिलिया हैं वो जब एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो डीपोलराइजेशन होगी, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रीपोलराइजेशन होगी। ये हम देख सकते हैं, ये स्टेरियोसिलिया ने राइट साइड पे एक साथ आपस में वाइब्रेशन जब आई, बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुए, स्टिमुलेट हुए, तो उन्होंने राइट साइड पे वो किया, मूव किया। उसकी वजह से क्या होता है, एक तो स्टीरियोसिलिया खुद सेम लेंथ की नहीं होती, डिफरेंट लेंथ के होते हैं। जो छोटा होता है वो बड़ा से कनेक्ट हो होते हैं थ्रू टिप लिंक प्रोटीन, ठीक है। और जैसे ही हम देख सकते हैं वो मूव हुए, उससे पोटेशियम चैनल्स आपके हो गए, खुल गए। पोटेशियम चैनल्स ये कौन से थे, बेसिकली जो इधर लाई कर रहे थे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में क्या था, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन किसका पार्ट है, स्केला मीडिया का। स्केला मीडिया में क्या था, एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ में क्या थी, ज्यादा कैटायंस, पोटेशियम थे। तो जैसी ट्रांसडक्शन हुई, ट्रांसडक्शन कैसे होगी, जो ये हो रही है जब आपका क्या कहते हैं वाइब्रेशन हुई, ये रहा वाइब्रेशन हुई ऑर्गन ऑफ कॉर्टी की, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में स्टेरियोसिलिया की, चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे हुआ, हेयर सेल्स एक्साइट हुए, ये फॉरवर्ड एक साइड पे मूव हुए, जिसकी वजह से पोटेशियम आयंस अंदर आए। पोटेशियम आयंस अंदर आने की वजह से मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हुई। मेम्ब्रेन जब डीपोलराइज्ड हुई तो फिर उसने कैल्शियम आयंस खोले एट द बेस ऑफ द, क्या कहते हैं, हेयर सेल्स। ये अपाइकल सरफेस है हेयर सेल्स की, जहाँ से स्टेरियोसिलिया निकल रहे हैं, जहाँ से पोटेशियम आयंस एंटर हो रहे हैं, ये बेस है। बेस ऑफ द सेल्स पे आपके कैल्शियम आयंस खुले। कैल्शियम आयंस खुलने की वजह से आपके ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर बना। ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर फिर कैल्शियम आयंस रिलीज करेंगे, और वो रिलीज कराने के बाद आपका भेज देंगे योर स्पाइरल गैंग्लियन में। और ये स्पाइरल गैंग्लियन क्या है, बेसिकली कॉक्लियर नर्व पे लाइक कर रहा होगा, फिर कॉक्लियर नर्व आगे लेके जाएगी पूरा ऑडिटरी पाथवे। ये है पूरी ट्रांसडक्शन। फिर से बेसिलर मेम्ब्रेन मूव हुई, वाइब्रेशन हुई, स्टेरियोसिलिया स्टिमुलेट हुआ, पोटेशियम आयंस जो कि स्केला मीडिया में थे वहाँ से अंदर डीप अंदर आए, क्योंकि उनके चैनल्स खुले जब स्टेरियोसिलिया एक साइड पे एक ही डायरेक्शन में मूव हुए। कि देखो बेंडिंग ऑफ द हेयर्स इन वन डायरेक्शन प्रोड्यूसेस द depolarizes the hair cells, and bending in the opposite direction hyperpolarizes and repolarizes। क्यों, जब ये ऑपोजिट पे होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पोटेशियम चैनल्स खुद बहुत क्लोज होंगे। यहाँ पे मूव हैं, ये टिप लिंक प्रोटीन के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो ये देख रहे हैं पोटेशियम आयंस खुल रहे हैं, अंदर जाकर डीपोलराइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से फिर कैल्शियम आयंस खुले। कैल्शियम आयंस आए अंदर, कैल्शियम आयंस ने ग्लूटामेट बनाई, ग्लूटामेट को रिलीज कर दिया, वो गए एफरेंट न्यूरॉन पे जो कि कॉक्लियर नर्व है, और कॉक्लियर नर्व से वो एंटर हुए स्पाइरल गैंग्लियन में। ये थी पूरी ट्रांसडक्शन। एंड अब हम बात करते हैं ऑडिटरी पाथवे की। एंड बिफोर वी गो टू ऑडिटरी पाथवे, हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो कॉक्लियर नर्व है वो मोस्टली इंटरनल इनर हेयर सेल्स के साथ कनेक्टेड है, और 90 to 95% केस में यही होता है कि इनर हेयर सेल्स से ही आपकी साउंड की स्टिमुलेशन जाती हैं। तो क्वेश्चन राइजेस के आउटर हेयर सेल्स का फिर क्या फ़ायदा हुआ। आउटर हेयर सेल्स का ये फ़ायदा हुआ कि डीपोलराइजेशन जब होती है ओवरऑल, तो इट मेक्स आउटर हेयर सेल्स शॉर्टर, और जैसी हाइपर पोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होगी इट विल मेक देम लेंथन। यानी जैसी डीपोलराइजेशन हुई ये आउटर हेयर सेल्स छोटे हो जाएंगे, और जैसी हाइपर पोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन हो रही होगी ये वापस बड़े हो जाएंगे। इससे क्या होता है, दे इंक्रीज द एम्पलीट्यूड एंड क्लैरिटी ऑफ साउंड्स एंड दे एम्पलीफाई साउंड वाइब्रेशन। यही आउटर हेयर सेल्स का फंक्शन है। मेन साउंड की आगे फिर ऑडिटरी पाथवे में जो करा रहा है कंडक्शन बल्कि जो करा रहा है वो इनर हेयर सेल्स करा रहे हैं, लेकिन आउटर हेयर सेल्स क्या कर रहे हैं, उसकी क्लैरिटी को, उसके एम्पलीट्यूड को बेटर कर रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं।
ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑडिटरी पाथवे पे। ट्रांसडक्शन हो गई, कॉक्लियर नर्व के अंदर स्पाइरल गैंग्लियन था, यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन निकल रहा है, गैंग्लियन में हमेशा सेल बॉडी लाइक करती है। अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जाएगा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन पे। नाउ वी गो टू द ऑडिटरी पाथवे, ये है पूरा ऑडिटरी पाथवे। स्पाइरल गैंग्लियन ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में गया, यहाँ से वो जाएगा डॉर्सल एंड वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई पे इन अपर पार्ट ऑफ मेडुला। इफ यू नो द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम, तो वी कैन सी कि जो मेडुला का ट्रांसवर्स सेक्शन है वहाँ पे एक पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियाई विच यू कैन से इज डॉर्सल एंड एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियाई विच इज वेंट्रल, ये लाई करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन लेके गए, यहाँ पे आके साइनेप्स किया उन लोगों ने स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से। अब ऑडिटरी पाथवे चल रहा है, ट्रांसडक्शन हो गई, स्पाइरल गैंग्लियन ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से डॉर्सल एंड वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई में लेके गए अपर पार्ट ऑफ मेडुला। यहाँ से फिर कुछ फाइबर साइनेप्स करेंगी एंड नहीं, कुछ नहीं, सारी फाइबर साइनेप्स करेंगी एंड दे विल फॉर्म सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का क्या होगा कि मोस्ट ऑफ देम विल डिकसेट बट फ्यू विल डिकसेट एंड एंड दैट सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। ये भी मैं फिगर के थ्रू भी समझाता हूँ। वहां से क्या होगा, सम विल गो टू न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस बट मोस्ट विल बाईपास इट। ऑल विल देन साइनेप्स एट इंफीरियर कोलिकुलस। अगर मिड ब्रेन की मेरे मॉडल की मिड ब्रेन कह रहा हूँ, ब्रेन स्टेम की वीडियो देखियो तो वी नो कि जो सुपीरियर कोलिकुलस है वो ऑप्टिक पाथवे से इंपॉर्टेंट है और इंफीरियर कोलिकुलस हेयरिंग से। क्यों ये नजर आ रहा है, इंफीरियर कोलिकुलस से वो मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में जाएगी, मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस से ऑडिटरी रेडिएशंस निकलेंगी। रेडिएशंस आर बेसिकली एक्सॉन्स ऑफ मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। जिस तरह ऑप्टिक वाले पाथवे में लेटरल जेनिकुलेट से ऑप्टिक रेडिएशन निकल रही थी, उसी तरह यहाँ ऑडिटरी में मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस से ऑडिटरी रेडिएशन निकली और वो जाएगी ऑडिटरी कॉर्टेक्स पे, जो कि लाई करते हैं सुपीरियर टेम्पोरल गायराई के लेवल पे। हुआ क्या, ये जो पाथवे इस फिगर के थ्रू स्पाइरल जो गैंग्लियन था कॉर्टी का, वहाँ से वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया और उसने साइनेप्स कर दिया मेडुला के लेवल पे एट द डॉर्सल एंड वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई। अब यहाँ से मोस्ट ऑफ द फाइबर्स विल डिकसेट, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकल रहा है, डिकसेट एंड दे विल एंटर सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। लेकिन कुछ फाइबर्स ऐसी ही होंगी जो इप्सिलेटरली के कहते हैं सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में जाएंगे, जो डिकसेट नहीं करेंगी। सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से क्या होगा, जो इप्सिलेटरल वाली हैं वो तो इप्सिलेटरली चली गई। सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से कुछ फाइबर्स ये डॉट डॉट शो हुई नहीं क्योंकि कुछ फाइबर्स जाएंगी न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस पे और मोस्ट ऑफ देम इसको बाईपास कर देंगी, चली जाएंगी इंफीरियर कोलिकुलस पे। ठीक है, जो इप्सिलेटरल वाली गई वो भी न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस पे गई और वो भी चली गई इंफीरियर कोलिकुलस पे। इंफीरियर कोलिकुलस पे होगा क्या, इंफीरियर कोलिकुलस से फिर सारी फाइबर्स आपका क्या कहते हैं जाएंगी मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस पे एंड मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस से वो जाएंगी प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स पे बाय मेकिंग ऑडिटरी रेडिएशन। फिर से समझा देता हूँ, कॉक्लियर न्यूक्लियर लाइफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकला, मोस्ट ऑफ देम डिकसेट एंड दे एंडेड एट सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई। सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई से कुछ गई लेटरल लेमिनिस्कस पे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम बल्कि ऑल ऑफ देम इवेंचुअली दे विल गो टू इंफीरियर कोलिकुलस, क्योंकि लेटरल लेमिनिस्कस से भी इंफीरियर कोलिकुलस पे जा रही है। इंफीरियर कोलिकुलस से क्या होगा, वो फाइबर्स फिर यहाँ से निकलेगा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन और वो जाएगा मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस पे। मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस से क्या होगा, वहां से जो एक्सॉन्स निकलेंगे जिनको हम कहेंगे ऑडिटरी रेडिएशन, वो जाएंगे प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स पे, जिसका नाम होता है, जो जिस जगह पे होता है उस जगह का नाम होता है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। यही ऑडिटरी पाथ है पूरा बताया है कि स्पाइरल गैंग्लियन ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी दे वेंट टू डॉर्सल एंड वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई इन अपर पार्ट ऑफ मेडुला, फाइबर्स साइनेप्स्ड एंड फॉर्म सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, मोस्ट डिकसेटेड few undecassated, most decussated few undecussated and they went to superior olivary nucleus। ठीक है, फिर यहाँ से भी कुछ क्या कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस में गई, लेकिन मोस्ट ने इसको बाईपास कर दिया और सीधा इंफीरियर कोलिकुलस में चली गई। लेटरल लेमिनिस्कस वाली भी इंफीरियर कोलिकुलस पे ही आ गई एंड दे ऑल साइनेप्स्ड देयर। फिर वहां से वो मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में गई एंड यहाँ से वो ऑडिटरी रेडिएशंस के थ्रू गई प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स पे। ये था पूरा ऑडिटरी पाथवे और इस चीज से हम एक इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हैं इस पाथवे के थ्रू कि जो भी ऑडिटरी पाथवे है, यानी जो आप राइट एयर में आवाज सुन रहे हैं वो बेसिकली लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू सुन रहे हैं और जो लेफ्ट ईयर में आवाज सुन रहे हैं वो राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू सुन रहे हैं। ये हम देख सकते हैं क्योंकि द फाइबर्स आर डिकसेटिंग, मोस्ट ऑफ देम आर डिकसेटिंग, मोस्ट नहीं बल्कि अबाउट 80% डिकसेट करती हैं। तो जो भी आप आवाज राइट ईयर में सुनेंगे या लेफ्ट ईयर में सुनेंगे वो कॉन्ट्रालेटरल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगी। अब आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इससे रिलेटेड बस एक और बात,
जो बेसिलर मेम्ब्रेन थी, बेसिलर मेम्ब्रेन की खास बात है कि इट इज़ अ मैकेनिकल एनालाइजर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ईच पॉइंट ऑन मेम्ब्रेन रिस्पॉन्ड्स बेस्ट टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। बेसिकली इसमें बस एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है इस सेंटेंस के ही थ्रू, कि जो आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन थी, बेसिकली ये फिगर बेसिलर मेम्ब्रेन का मैंने क्या है कि इट इज़ अ बेस्ट एनालाइजर, मैकेनिकल एनालाइजर ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड ईच पॉइंट ऑफ मेम्ब्रेन रिस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। क्योंकि हमारी जो बॉडी, हमारा जो हम ह्यूमंस जो हैं, वी कैन परसीव फ्रीक्वेंसीज ऑफ बिटवीन 20 और 20,000 हर्ट्ज, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी के कहते हैं किधर परसीव हो रही है? तो उसके लिए जो एक प्रिंसिपल होता है विच इज़ नोन एज प्लेस प्रिंसिपल। प्लेस प्रिंसिपल क्या कराता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स होंगी वो बिल्कुल बेस ऑफ स्टेपीज पे लाई कर, बेस ऑफ कॉकलिया पे लाई करेंगी, जहाँ से स्टेपीज एंटर हो रही है इधर, और जो लो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स होंगी वो बिल्कुल हेलिकोट्रीमा वाली टिप ऑफ कॉकलिया पे क्या कहते हैं ज़्यादा परसीव होंगी। टिप ऑफ कॉकलिया, हेलिकोट्रीमा, जहाँ पे स्केला वेस्टिबुलर टिम्पेनी से कनेक्ट हो रहा था। और जो इंटरमीडिएट होंगी, मीडियम फ्रीक्वेंसी की साउंड्स होंगी, वो बिल्कुल इंटरमीडिएट लेवल पे ही ज़्यादा परसीव होंगी और फिर यहाँ से आगे जाएंगी। ये था एक प्लेस प्रिंसिपल के डिफरेंट टाइप्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट प्लेस पे ज़्यादा परसीव होंगी और वहीं से फिर वो अपने ऑडिटरी पाथवे में चली जाएंगी। प्लेस प्रिंसिपल के साथ ही ये चीज़ उन्होंने दिखाई है कि हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स आती हैं शुरू में, तो शुरू में दिखाई हुई 8000, 4000, फिर बीच में क्योंकि मीडियम फ्रीक्वेंसी वाली है तो 4000, 2000, 1000, और यहाँ पे उन्होंने टिप पे दिखाया हुआ 200। यहाँ पे एक और प्रिंसिपल निकलते हैं विच इज़ नोन एज वॉली प्रिंसिपल या फ्रीक्वेंसी प्रिंसिपल। मैंने कहा था कि हम 20 से 20,000 की वो कर सकते हैं परसीव। अब यहाँ पे तो सिर्फ 200 की दिखाए में, तो जो 200 से बिलो वाली वो हम कैसे परसीव करेंगे? वो हम परसीव करेंगे थ्रू वॉली प्रिंसिपल। होगा क्या, जो भी 200 से नीचे कम की आएंगी फ्रीक्वेंसीज उन सबको वॉलीज बेसिकली फायरिंग, उन सबको वो एक तरफ से क्या कहते हैं, जो ये होगी हेलिकोट्रीमा होगी, वो फायर करेगी ताकि वो भी आगे जाके फिर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में सही से परसीव हो जाएं। वॉली प्रिंसिपल आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं कि कहते हैं लो फ्रीक्वेंसीज हैव बीन पोस्टुलेटेड टू बी डिस्क्रिमिनेटेड मेनली बाय द सो कॉल्ड वॉली ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रिंसिपल दैट लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स फ्रॉम 20 to 1500 या मोस्टली 20 to 200 साइकिल्स कैन कॉज वॉलीज, यानी क्विक इम्पल्सेस, क्विक फायरिंग ऑफ इम्पल्सेस of nerve impulses synchronized at the same frequencies and these volleys are transmitted by cochlear nerve into cochlear nuclei और फिर वो whole auditory pathway आ गया। ये दो प्रिंसिपल्स थे। और क्या कहते हैं, एक आपकी लाउडनेस होती है कि किस एम्पलीट्यूड से आ रही है, उसको हम कैसे डिटरमिन करते हैं? उसकी अगेन बेसिकली जितनी लाउड आवाज़ आएगी, जो जितना क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, यानी उतनी बेसिलर मेम्ब्रेन ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, उतने हेयर सेल्स आपके ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे। जितने ज़्यादा हेयर सेल्स स्टिमुलेट होंगे उतनी आपकी स्पेशल समेशन होगी, ओवरऑल उनकी समेशन हो रही होगी, उनकी स्टिमुलेशन हो रही होगी। और आप लाउडनेस को कैसे इंकोड कर सकते हैं? तीसरा मैकेनिज्म ये कि जो आउटर हेयर सेल्स होते हैं विच क्या कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे दिखाए थे आउटर हेयर सेल्स, इनका एक और फंक्शन है कि दे डोंट बिकम स्टिमुलेटेड सिग्निफिकेंटली अंटिल वाइब्रेशन ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन रीचेस हाई इंटेंसिटी, यानी जब हाई इंटेंसिटी की आवाज़ आएंगी तो उसमें वो भी स्टिमुलेट कर देंगे एंड दे विल अप्राइज नर्वस सिस्टम के साउंड इज लाउड। इस तरह से इन तीन मैकेनिज्म से हम इंकोडिंग ऑफ लाउडनेस कर लेते हैं। अब हम क्लिनिकल्स में आ जाते हैं। क्लिनिकल्स आर बेसिकली टू कंडक्टिव डेफनेस, सेंसोरी न्यूरल डेफनेस एंड एक और है विच इज नोन एज मेनियर डिजीज। कंडक्टिव डेफनेस क्या होती है? बेसिकली जो पूरा कान आवाज़ का आने का पाथवे था, हमें पता है जो ऑर्गन है हेयरिंग का वो यहाँ लाई करता है, तो यहाँ तक आवाज़ जाने के लिए ये पूरा पाथवे, बेसिकली अगर इस पूरे पाथवे में कोई मसला आ जाए और यहाँ तक इस ऑर्गन तक आवाज़ पहुँच ही ना सके इधर तक, तो वो जो डेफनेस कहलाई जाएगी, क्योंकि जो पाथवे में डेफिशिएंसी आएगी, जो डेफनेस कहलाई जाएगी, उसको हम कहेंगे कंडक्टिव डेफनेस, कि आपकी आवाज़ बेसिकली इस होल पाथवे के थ्रू ही नहीं ट्रैवल कर पा रही, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही। और वो होगी क्यों? क्या कॉजेज़ हैं उसके? ऑब्स्ट्रक्शन इन एक्सटर्नल एयर, परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और टाइटस मीडिया। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा मिडिल जो एयर है वहाँ पे ये एक क्या कहते हैं इन्फेक्शन आ जाता है जिसको हम कहते हैं टाइटस मीडिया। डिस्ट्रप्शन ऑफ ऑसिकल्स या एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब विच इज़ ऑडिटरी ट्यूब, इन कॉजेज़ की वजह से कंडक्टिव डेफनेस हो जाती है। सेंसोरी न्यूरल या परसेप्टिव डेफनेस क्या होती है? अगर आपकी आवाज़ यहाँ तक आ गई लेकिन यहाँ से आगे ऑडिटरी पाथवे में ना जा सकी तो वो होगी परसेप्टिव डेफनेस, और वो परमानेंट डेफनेस होती है। वो परमानेंट डेफनेस क्यों होती है? वो
क्योंकि क्या कहते हैं या तो कॉन्जेनिटल हो सकती है बाय बर्थ या वो एक्वायर्ड हो सकती है। एक्वायर्ड कैसे होगी? थ्रू इन्फेक्शन ऑफ लेब्रिंथ, थ्रू एनी ट्रॉमा, थ्रू नियोप्लाज्म इज बेसिकली एनी ट्यूमर, या थ्रू सिस्टेमिक डिजीजेस लाइक डायबिटीज मेलेटस एंड हाइपरटेंशन। यहाँ तक आवाज़ पहुँच गई, यहाँ से आगे नहीं जा पा रही तो हम उस डेफनेस को कहेंगे सेंसरी न्यूरल डेफनेस, और वो बेसिकली परमानेंट डेफनेस होती है। इसकी ट्रीटमेंट अभी तक यही है कि आप कॉकलिया का ट्रांसप्लांट करें और उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वेरएस जो कंडक्टिव डेफनेस है उसके लिए तो जो आप वो देख सकते हैं, लोगों ने एयर पैड्स लगाए हुए होते हैं, आई थिंक दे आर कॉल्ड एयर पैड्स, कुछ लोगों ने, वो कंडक्टिव डेफनेस के लिए होती हैं, वो उसके थ्रू ट्रीट हो जाती है, क्योंकि बेसिकली मसला कहाँ आ रहा होता है, पूरे पाथवे में आ रहा होता है, और यहाँ से जो आगे वाला पाथ है वो पूरा नॉर्मल होता है। लास्ट डिजीज, सॉरी फॉर मेकिंग दिस वीडियो सो लॉन्ग, मेनियर डिजीज। मेनियर डिजीज क्या होती है? मैंने कहा था अंदर फ्लूइड्स होते हैं, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, बेसिकली कोई एक ऑटोइम्यून रिएक्शन, एक एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से क्या होता है, इट कॉजेज इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम विद इन मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ विच कॉजेज इट टू रप्चर एंड अलाउज द पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ टू मिक्स टूगेदर। एक एंटी क्या कहते हैं, एक इम्यून रिस्पॉन्स होगा अंदर जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, जिससे जो फ्लूइड की वॉल्यूम है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर वो बढ़ जाएगी, जिससे आपकी जो क्या कहते हैं वो है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है वो रप्चर हो जाएगी और पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ आपस में मिक्स कर जाएंगे। ये होता किन एजेस में? 30 से 60 की एजेस में ज़्यादातर पाया जाता है। उसके सिम्टम्स क्या हैं? वर्टिगो, टेनाइटस, फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस, सेंसेशन ऑफ प्रेशर और पेन इन अफेक्टेड एरिया। टेनाइटस क्या होता है? टेनाइटस बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा साइलेंस हो जाए, जो एक टिंग करके आवाज़ हो रही आती है ना, उसको हम कहते हैं टेनाइटस। वो अगर बहुत ज़्यादा आने लग जाए तो फिर वो मसला क्या कहते हैं कॉज करती है। नॉर्मली अगर कुछ मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि एकदम से बम फटते तो फिर टिंग करके बीच में आवाज़ आती है, बेसिकली वो टेनाइटस ही होता है। और ये क्या कहते हैं ज़्यादा क्लिनिकली कब हो जाता है? अगर वो ज़्यादा आवाज़ आ रही हो, किसी भी कॉज की वजह से टेनाइटस हो सकता है। अगर आपके ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, कोई एयर वैग ज़्यादा भर गई, या क्या कहते हैं एनी कंडक्टिव डेफनेस हो गई, उसमें भी टेनाइटस हो सकता है। एंड मेनियस डिजीज में भी टेनाइटस एक सिम्टम है जो हमें मिलता है। सो आई होप पूरा कॉक्लियर हेयरिंग सिस्टम इस वीडियो के थ्रू समझ में आ गया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेस्टिबुलर सिस्टम कराता हूँ। थैंक यू।